हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हम लोग मात्रात्मक टूल, क्वांटिटेटिव टूल, मॉनेटरी पॉलिसी का देख रहे थे, उसी मात्रात्मक टूल को आगे बढ़ाया जाए। क्वांटिटेटिव टूल, मात्रात्मक टूल, इसी का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में मैं कर रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मैंने पहला उठाया था आपका रिजर्व रेशियो, आरक्षी अनुपात। हम लोग यही टूल देख रहे थे, पहला रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो में आपका दो था। पहला हमने उठाया था कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। पहला हमने देखा CRR, इन शॉर्ट आप इसको बोलते हो। दूसरा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक या वैधानिक, सांविधिक तरल अनुपात। CRR की परिभाषा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताई थी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देव, गुड इवनिंग। CRR की मैंने परिभाषा बताई थी लास्ट लेक्चर में कि यह वो आरक्षण होता है, ठीक है, जिसको नगद के रूप में, या वो रिजर्व होता है जिसको नगद के रूप में क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है? तो जितना भी पब्लिक डिपॉजिट करती है, जिसको हम NDTL बोलते हैं, ठीक है, जितना पब्लिक ने भी डिपॉजिट किया है पैसा बैंक में, वही NDTL कहलाता है। उसका 4.5% वर्तमान में आपका है, ठीक है, 4.5% रिजर्व में आपका रखा जाता है। तो किस फॉर्म में रखते हैं? तो कैश के रूप में, नगद के रूप में इसको रखते हैं, इस रिजर्व को, ठीक है। एंड वर्तमान में ये कितना है आपका? 4.5%, 4.5%। ये तो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो 4.5% है आपका कैश रिजर्व रेशियो। लास्ट लेक्चर में पूरा कंसेप्ट हमने इसका देखा था, इसके क्या फायदे हैं, क्यों RBI CRR रखवाती है, ये सब कुछ विद एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपका एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो टूल है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैधानिक तरल अनुपात आपका, या जिसको हम सांविधिक तरल अनुपात भी कहते हैं, इन शॉर्ट इसको SLR बोला जाता है। जिसकी परिभाषा होती है NDTL या जमा का वो भाग, NDTL या जमा का वो भाग जो बैंक अपने पास नगद, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं। नगद, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं, उसी को SLR वैधानिक तरल अनुपात कहते हैं। उसी को SLR कहते हैं। वैधानिक तरल अनुपात उसी को क्या कहता है आपका, बोला जाता है, ठीक है। यानी दूसरा रिजर्व भी RBI क्या करती है, इनसे रखवाती है, बैंक वालों से। अंग्रेजी में मैं बोलूं इसको तो शेयर ऑफ NDTL और डिपॉजिट, शेयर ऑफ NDTL और डिपॉजिट विच इज केप्ट बाय बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ध्यान देना, which is kept in the form of cash, gold and government security is called SLR। NDTL या जमा का वो भाग जो बैंक अपने पास नगद, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं, उसी को वैधानिक तरल अनुपात या सांविधिक तरल अनुपात आपका कहा जाता है। RBI बैंक वालों से दूसरा रिजर्व भी रखवाती है, जिसको क्या बोला जाता है आपका, SLR बोला जाता है। पहला जो रिजर्व होता है उसको CRR कहते हैं, नगद आरक्षी अनुपात। जो NDTL या डिपॉजिट जो बैंक में पब्लिक पैसा जमा कर रही है, उसका क्या होता है आपका 4.5% होता है।
आरबीआई कहती क्या है कि तुम्हें दूसरा रिजर्व भी रखना है, और ये जो दूसरा रिजर्व है आपका वर्तमान में कितना चल रहा है आपका 18% चल रहा है, तुम्हें दूसरा रिजर्व भी रखना है 18% है। और ये 18% किसका होगा, तो जितना भी पब्लिक पैसा बैंक में जमा कर रही है उसका 18% तुम्हें रिजर्व में रखना होगा। इस रिजर्व का नाम क्या होगा, एसएलआर होगा। बट यहां पे छूट ये होगी कि ये 3 रूपों में रख सकते हो, चाहो तो वो 18% तुम नगद में रखो, चाहो तो 18% को तुम गोल्ड के रूप में रख लो, सोना सस्ता हो तो खरीदो, गोल्ड सस्ता हो तो खरीदो, महंगा हो तो क्या करो आप बेच दो, ठीक है। तो गोल्ड खरीद के रख लो या सरकारी प्रतिभूति के रूप में क्या करो रखो। ध्यान देना इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में रखा जाता है। नगद कैश मतलब नोट और कॉइन के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये 3 रूपों में क्या होता है आपका अलाउ होता है। अगर जो मैं एग्जाम्पल लूं तो पिछले उसका मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मान लो कि 100 रुपया बैंक में पब्लिक जमा करती है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का 4.5% 4.5% क्या किया जाता है आपके सीआरआर के रूप में रखवा देती है आरबीआई। तो कितना हो गया आपका 100 का 4.5% 4.5 रुपीज। आरबीआई कहती है कि तुम्हें दूसरा रिजर्व भी रखना है, ये कितना है तुम्हारा 18% है, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये कितना होगा 100 का 18 रुपए होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 कितना हो गया 22.5 रुपए हो गया। एक्चुअली जो बैंक को लोन में घुमाने के लिए पैसा बचता है वो कितना बचता है आपका 78.5 रुपीज बैंक को लोन में घुमाने के लिए क्या होता है आपका बचता है, दोनों रिजर्व रखने के बाद, ठीक है। यही वो जो पैसा है एक्चुअली जो बैंक लोन में क्या करता है आपका घुमाता है, ठीक है। अदरवाइज आरबीआई इनसे 4.5% कैश के रूप में रखवा देती है और 18% किस रूप में रखवाती है, तो 3 रूपों में रखवाती है, नगद, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति। दूसरा रिजर्व क्या करती है, रखवाती है। इसलिए आरबीआई इनको ये अलाउ करती है गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति में, क्योंकि आरबीआई को पता है कि ये 4.5% ये लोग किस फॉर्म में रख रहे हैं, नगद के रूप में रख रहे हैं, ठीक है। नगद के रूप में क्या कर रहे हैं आपका रख रहे हैं 4.5% आपका, ठीक। तो यहां पे जो हाँ इसको 77 कर लेना, ठीक है। यहां पे जो है आपका, ठीक है, यहां पे जो है आपका अगर जो ये भी 18%, अच्छा ये जो 4.5% आरबीआई नगद के रूप में यहां पे रखवाती है, ठीक है, नगद के रूप में जो यहां पे रखवाती है आरबीआई 4.5%, इस पे तो बैंक वालों को कहीं से कुछ ब्याज मिल नहीं रहा होता है, कहीं से कुछ फायदा हो नहीं रहा होता है। लेकिन पब्लिक का ये जो जमा कराए हैं 100 रुपया, पब्लिक को तो 100 रुपए पे ब्याज आपको वापस करना है ना, ठीक है। लेकिन ये 4.5 रुपए जो इसका रिजर्व में रखवा दिया वो तो आइडियल पड़ा हुआ पैसा, उस पे तो बैंक को कोई फायदा कहीं से आपका मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब बैंक का ये भी 18% जो 18 रुपए है ये भी तुम नगद के रूप में रखवा दोगे, ठीक है, कैश के रूप में रखवा दोगे, तो उस पे तो बैंक को कहीं से कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, तो फिर बैंक काफी नुकसान में चला जाएगा। कारण यह है कि बैंक को ये जो दोनों जोड़ के 22.5 रुपए हो रहा है इस पे पब्लिक को ब्याज देना है, लेकिन उसको कहीं से ब्याज आ नहीं रहा है। इसलिए आरबीआई करती क्या है कि बोलती है कि ऐसा करो कि ये जो 18% है तुम चाहो तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, जब गोल्ड सस्ता हो तो खरीदो, महंगा हो तो क्या करो बेच दो, तो उससे तुम्हारा एक रिजर्व भी बना रहेगा, ठीक है, और मतलब तुम्हें कुछ फायदा भी उस पर हो जाएगा, लॉस में तुम नहीं जाओगे। तो आरबीआई दूसरा सजेशन इनको क्या देती है कि तुम चाहो तो गोल्ड में पैसे को उठा के रख दो या सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दो उन्हीं पैसों को, तो सरकारी प्रतिभूति सुरक्षित है, डूबने का चांस वहां पे होता नहीं है आपका, ठीक है। तो पैसा तुम्हारा सुरक्षित भी रहेगा और सरकार बढ़िया ब्याज क्या करती है देती है, तो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा ताकि तुम पब्लिक को आगे ब्याज देने में सक्षम रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई क्या बोलती है कि इन दोनों में भी तुम चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो 18% है चाहो तो तुम पूरा नगद के रूप में रख लो, चाहो तो तुम गोल्ड के रूप में रख लो, चाहो तो सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख लो, या तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या कर दो तुम निवेश कर दो, जैसी तुम्हारी सुविधा हो। इसलिए आरबीआई ने ये 2 और एक्स्ट्रा क्या कर देती है ऐड कर देती है, ताकि बैंक को एकदम लॉस ना हो, बैंक को आपका घाटा ना हो, कुछ ना कुछ बैंक का वहां से निकलता है ताकि पब्लिक को ब्याज देने में आसानी आपकी हो जाए। कारण यह है कि जो भी पैसा जमा होता है उसी के अनुपात में ये दोनों रिजर्व क्या होते हैं आपके रखवाए जाते हैं, ठीक है। उसी के अनुपात में ये दोनों रिजर्व रखवाए जाते हैं, उसी पब्लिक के पैसे से पैसे को निकाल के क्या करते हो रखते हो। तो भैया पब्लिक को तो पूरे पे ब्याज देना है ना, पब्लिक को क्या मतलब है तुम क्या कर रहे हो पैसे का, उसको तो बस इससे मतलब है कि हमने 100 रुपया जमा किया तो हमें 100 रुपए पे ब्याज तुमसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 2 रूपों में और क्या कर दिया जाता है आपका अलाउ कर दिया जाता है, ताकि एसएलआर एक रिजर्व भी मेंटेन रहे, ठीक है, एक आरक्षण आपका बना रहे वहां पे, और
बैंक को भी ना घाटा हो और पब्लिक को भी वहां पे घाटा ना हो। अब इसका फायदा क्या होता है, एसएलआर क्यों रखवाया जाता है आपका, एसएलआर का क्या फायदा होता है, तो अगर जो मैं आगे लिखूं तो लाभ में वही लाभ होगा जो मैंने सीआरआर का क्या किया था, लाभ आपको यहां पे बताया था। तो इसका जो पहला लाभ होगा, यह बैंक को इंसॉल्वेंट होने से, दिवालिया होने से क्या करता है आपका, बचाता है। इंसॉल्वेंट होने से बैंक को, मतलब बैंक को दिवालिया होने से क्या करता है आपका, बचाता है। इंसॉल्वेंट होने से बचाता है आपका। भाई अब जो है आपका 4.5% यहां से रिजर्व रखवा दिया, 18% आरबीआई ने यहां से रिजर्व रखवा दिया, इसको लोन में घुमाने नहीं दिया, तो एक काफी बढ़िया अमाउंट जो पब्लिक का बैंक में जमा हो रहा है वो रिजर्व में रखा गया, उसको लोन में नहीं बांटा जा रहा है। अगर जो बाकी जो पैसा आपका यहां पे 77.5 जो है रुपीस, अगर जो ये लोन में जा रहा है इसमें चांसेस कम होते हैं डूबने के, ठीक है। इसमें जो होगा आपका कुछ डूब भी जाएगा तो पब्लिक को इतना घाटा वहां पे नहीं होने वाला है। तो बैंकिंग व्यवस्था क्या होगी आपकी, एक सुरक्षित रहेगी। बैंक को दिवालिया होने से ये रिजर्व क्या करते हैं आपके, बचाते हैं। ये तो वेल नोन है आपका। अगला फायदा क्या होता है कि यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए महंगाई और समृद्धि को नियंत्रित करता है। समृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह इन्फ्लेशन और ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इट ऑल्सो कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए महंगाई और समृद्धि को भी क्या करता है आपका, नियंत्रित करता है, ठीक है। यह भी हमने कैश रिजर्व रेशियो में देखा था कैसे करता है। हम उसको अब आगे बढ़ाते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में, उसी एग्जाम्पल को मैं आगे क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। मेरे एग्जाम्पल में क्या था आपका, बैंक था, ठीक है। बैंक ने किसको लोन दिया, एमएसएमई को लोन दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग, ठीक है। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बोला था जो सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग हैं आपके, जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, खिलौने बनाने की फैक्ट्री, माचिस बनाने की फैक्ट्री, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री, ये सब कुटीर उद्योग में या एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या होते हैं आपके, कंसीडर किए जाते हैं, उसी में आते हैं। तो मेरे एग्जांपल में क्या थे, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है। बीड़ी बनाने की फैक्ट्री बैंक से लोन लेती है। भाई जनरली जो एमएसएमई होती है वो लोन पे ही डिपेंड करती है, उनका जो फंक्शन होता है वो लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो एक नई कंपनी क्या करती है आपकी, खोलती है। तो जैसे एमएसएमई बीड़ी की फैक्ट्री को लोन मिला, उसने तुरंत पैसे का इन्वेस्ट किया, पैसे को निवेश किया उसने। जैसे उसने पैसे को निवेश किया, यानी नई कंपनी अपनी खोली, कंपनी जो है उसको एक्सपेंड कर रही है, नई ब्रांच उसकी खोल रही है कंपनी की। जैसे पैसा निवेश हुआ, अब जब निवेश होगा तो बीड़ी बनना, कंपनी बनेगी, अब वहां पे काम होना शुरू होगा, बीड़ी बनना शुरू होगा। जितने भी लोकल लेबर होंगे उनको रोजगार क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़े मिलेगा आपका, यानी रोजगार क्या हो गया, बढ़ा। जैसे रोजगार मिलेगा तो लोगों की जो आय है, इनकम है, वो लोगों की क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। अब जैसे लोगों की आय आपकी बढ़ेगी, लोग अपनी मांग को, डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब जेब में पैसा आपका आता है तो लोग जो जरूरतें होती हैं अब उसको पूरा करना शुरू कर देते हैं, उसमें कटौती नहीं करते हैं, ठीक है। लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे, मांग जैसे बढ़ेगी तुरंत इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। यही हमने लास्ट लेक्चर में आपका एग्जांपल लिया था, इसी को हम आगे क्या करते हैं आपका, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने सीआरआर के टाइम में लिया था ये एग्जांपल, उसी एग्जांपल को अब एसएलआर पे देखते हैं कि कैसे एसएलआर का ऊपर और नीचे होना, ठीक है। धन्यवाद रिंकू। कैसे एसएलआर का ऊपर और नीचे होना, ठीक है, महंगाई को और समृद्धि को क्या करता है आपका, प्रभावित करता है। एसएलआर कैसे ऊपर होगा तो मनी सप्लाई आपकी कम होगी, और कैसे महंगाई और समृद्धि नियंत्रित होगी। एसएलआर जब नीचे होगा तो कैसे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, मतलब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, और फिर कैसे महंगाई और समृद्धि आपकी कंट्रोल होगी, वो सारा कुछ हमें अब देखना है। तो मान लो कि सीआरआर बहुत खतरनाक टूल है, मैं लास्ट लेक्चर में ही बोला कि उसका एक इफेक्ट तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखा दिया, उसका ऊपर और नीचे होना। बैंक के पास जो पैसे की उपलब्धता है वो कम और ज्यादा करता है, जिसकी वजह से महंगाई और समृद्धि प्रभावित होती है। पिछला लेक्चर उम्मीद है कि आपने देखा होगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज आपकी हुई थी। उसके अलावा मैंने बोला था कि उसका एक और इफेक्ट होता है
मनी मल्टीप्लायर थियरी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, वहां पे उसका प्रभाव क्या होता है दिखता है, क्योंकि सीआरआर के बेसिस पे ही बैंक लोन क्या करते हैं आपके क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं बैंक वाले आपके, ठीक है। तो वो उसका दूसरा प्रभाव होता है, वो और खतरनाक होता है आपका, ठीक है। तो मान लो कि मोदी साहब कहते हैं शक्तिकांत दास से कि ऐसा है कि यार सीआरआर को डिस्टर्ब मत करो, ये बड़ा खतरनाक टूल है, ठीक है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में इकोनॉमी को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, कुछ अंदाजा ना लगे और कुछ कहीं और का कुछ और हो जाए। ऐसा करो, एसएलआर को ही थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर लो, ठीक है। मान लो कि इस समय महंगाई क्या है आपकी, ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई हाथ से निकल चुकी है आपकी, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या कि एसएलआर को थोड़ा सा आप बढ़ा दो, ठीक है, महंगाई हाथ से निकल गई है तो एसएलआर को थोड़ा सा क्या करो, बढ़ा दो, ताकि मनी सप्लाई कम हो, महंगाई आपकी कंट्रोल हो जाए। शक्तिकांत दास ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। शक्तिकांत दास ने किया क्या, इसको 19% कर दिया एसएलआर को बढ़ा के। जैसे एसएलआर आपका 19% होगा, अब बैंक का रिजर्व यहां पे कितना होगा, 19, और यहां पे कितना हो गया आपका 4 ऑलरेडी है, 19 4 कितना हो गया आपका 23, 23.5 रुपया। अब बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए जो पैसा बचा वो कितना बचा, 76.5 है। बैंक के पास 1 रुपया क्या हो गया आपका, कम हो गया। जैसे बैंक के पास पैसे कम होंगे, बैंक लोन क्या करेगा आपका, कम देगा। जब लोन कम देगा भाई, जब उसके पास होगा ही नहीं तो लोन कहां से देगा, लोन क्या होगा आपका, कम होगा। जैसे लोन कम होगा, ठीक है, यानी मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है, निवेश क्या होगा आपका, कम होगा। अब जो भाई वो बीड़ी बना रहा था, मान लो कि 1000 बंडल, अब वो 700 बंडल ही बीड़ी क्या करेगा आपका, बनाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा कि निवेश कम होगा, तुरंत रोजगार क्या होगा आपका, कम होगा। रोजगार जैसे कम होगा आपका, लोगों की आय कम होगी, आय कम होगी तो लोग अपनी मांग को कम करेंगे, मांग जैसे कम होगी तुरंत महंगाई क्या हो जाएगी आपकी, कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा आपका, कंट्रोल होगा, ठीक है। इस तरह से आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ाया, मुद्रा आपूर्ति को कम किया और महंगाई को क्या कर दिया आपका, प्रभावित कर दिया। साथ ही साथ समृद्धि देख लो, ग्रोथ देख लो भाई, जब पैसा कम निवेश होगा, बीड़ी का उत्पादन कम होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि तो आपका क्या है कि यहां पे जैसे क्या कहते हैं कि यहां पे निवेश कम होगा, बीड़ी का उत्पादन कम होगा, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अभी हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी तो पढ़े नहीं है, लेकिन अभी मैं बोलूं कि जो उत्पादन होता है वही आपकी जीडीपी कहलाती है। तो जब उत्पादन कम होगा तो आपकी जो जीडीपी की समृद्धि या ग्रोथ है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ग्रोथ भी क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और महंगाई भी क्या हो गई, प्रभावित हो गई। कैसे हुई, तो ग्रोथ भी कम हुआ, महंगाई भी क्या हो गई यहां पे आपकी, कम हो गई, ठीक है। अब मान लो कि भाई महंगाई कंट्रोल में आ गई, ठीक, बाद में ऐसा लगा कि अब रोजगार की दिक्कत आ रही है, महंगाई तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन रोजगार क्या हो गया आपका, अब दिक्कत हो गई, रोजगार कम हो रही है और पब्लिक अब सड़क पे आ रही है, ठीक है। तो फिर अपना आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कुछ अपना हुआ, इन्होंने बोला कि यार अब थोड़ा सा मनी सप्लाई बढ़ा के लोन बढ़ाओ ताकि निवेश हो और रोजगार क्या हो आपका बढ़े। महंगाई तो हाथ में आ चुकी है, देखते हैं कितना महंगाई फिर से बढ़ती है, एडजस्ट करती है खुद को, ठीक। तो अब क्या होता है आपका कि अगले मॉनेटरी पॉलिसी में अगली मौद्रिक नीति आती है। शक्तिकांत दास ने किया क्या कि ये जो 19% था इसको घटा के कितना कर दिया, 17% कर दिया। जैसे इसको 17% करेंगे एसएलआर को क्या कर दिया गया, डाउन किया गया। जैसे डाउन होगा तो 17 यहां पे और 4 यहां पे, तो 17 4 कितना हो गया, 21.5। अब बैंक के पास लोन में घुमाने के लिए जो पैसा बचेगा आपका, वो कितना बचेगा आपका, 78.5 बचेगा, ठीक है। अब जैसे बैंक के पास पैसे क्या होंगे आपके, बढ़ेंगे, यहां देखो 76 से बढ़ के कितना हो गया आपका 78.5। बैंक के पास पैसे बढ़ेंगे, तो जब बैंक के पास पैसा आपका बढ़ेगा तो बैंक अपने पास रखेगा नहीं, जाहिर सी बात है। बैंक का काम क्या होता है भाई, किसी भी उसके पास बिजनेसमैन के पास कोई वस्तु आती है तो वो अपने गोडाउन में थोड़ी ना रखता है उसको, वो तुरंत निकाल के बेचेगा, पैसा कमाएगा वो, ठीक है। तो भाई बैंक के पास क्या होता है, लोन ही उसका मेन बिजनेस होता है, लोन बांट के ब्याज कमाना। अब बैंक तुरंत जैसे पैसा उसके पास फ्री होगा वो तुरंत लोन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब लोन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर से महंगाई अपने आप को क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। इस तरीके से आरबीआई करती क्या है, एसएलआर को ऊपर और नीचे करते हुए, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो को, वैधानिक सांविधिक तरल अनुपात को ऊपर और नीचे करते हुए महंगाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है। साथ ही साथ कैसे कंट्रोल होती है, तो मुद्रा आपूर्ति ऊपर और नीचे होते हुए सारी घटनाएं क्या होती हैं आपकी, घटती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एसएलआर, सांविधिक तरल अनुपात। हमने ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि हमने केवल
हमने केवल यहां पे 1% पे 1 रुपया हम देख रहे हैं। एक्चुअली जो इस समय बैंक का एनडीटीएल आपका चल रहा है उस हिसाब से कर दो तो लाखों करोड़ रुपए का क्या होगा, आपका प्रभाव पड़ जाएगा मार्केट में, इकोनॉमी में। रुपए क्या होंगे आपके, फ्लश करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेके मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, और मैं हमेशा यही बात कर रहा हूं कि यहां पे इकोनॉमिक्स में चीजों को हम बैलेंस करके चलते हैं, कभी कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आने देती है। नहीं हम बेरोजगारी को ज्यादा जाने देंगे, नहीं महंगाई को ज्यादा जाने देंगे। एक बैलेंस को हम क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यही प्रयास किया जाता है, बैलेंस। क्योंकि यहां पे कोई परफेक्ट इस तरह की थियरी नहीं होती है साइंस की तरह आपका कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होना है। बस हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं और अपने नियमों को, रूल को क्या करते हैं यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, एसएलआर में भी एक कंफ्यूजन होता है कि मैक्सिमम इसको 40% किया जा सकता है। तमाम किताबों में ये चीजें मेंशन है, लेकिन ऐसा यहां पे भी नहीं है। सीआरआर एसएलआर दोनों में जो फ्लोर वैल्यू है और जो सीलिंग वैल्यू है, नीचे की जो वैल्यू है और ऊपर की जो वैल्यू है, वो दोनों हटा दी गई है। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम के। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है यहां पे। तो ये रहा वैधानिक सांविधिक तरल अनुपात। ये दूसरा रिजर्व रेशियो आपका है। इस तरीके से हमने पहला मात्रात्मक टूल क्या कर लिया, आपका खत्म कर लिया। मात्रात्मक क्यों आप बोल रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है, अमाउंट ऑफ मनी। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है। तो देख लो ना भैया, जैसे परसेंटेज बढ़ेगा मुद्रा आपूर्ति की मात्रा कम होगी, जैसे परसेंटेज घटेगा मुद्रा आपूर्ति की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी आपकी। इस तरीके से क्या होता है, ये मुद्रा आपूर्ति की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये एक ही परसेंट बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पे, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। अब बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पे क्या करते हैं, आपका प्रभाव डालते हैं ये। ठीक है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हम जनरल टूल भी कहते हैं, व्यापक। ये हर तरह के, जब पैसा फ्री होगा ना तो हर तरह का लोन क्या होगा, आपका बढ़ेगा। चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे होम लोन हो। जब पैसा फ्री होगा तो बैंक हर डायरेक्शन में लोन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बहुत तगड़े से क्या करता है, इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एसएलआर में महंगाई कितने परसेंट तक होता है रेशियो? अरे देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता पत्र साइन हुआ है कि महंगाई को 4 ± 2% के बैंडविड्थ में मैनेज करना है। यानी 2% से 6% के बीच में महंगाई को रखना है। अब वो उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन आपको बताएगी कि कितना एसएलआर सूट करेगा महंगाई को इस और इस बीच में लाने के लिए। जैसे अभी देखो कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, देखो ये जो लिमिट होती है ना, अगर जो 9 महीने तक कंटिन्यूअस ब्रीच करता जाए और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जारी करती रहे, ठीक है, 9 महीने तक ये कंट्रोल में ना आए तो बोलेंगे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति फेल कर गई। और ऐसा ही हुआ अभी। ठीक है, पिछले 9 महीने से महंगाई 6% से ज्यादा रही है आपकी। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने आरबीआई से बोला है कि भाई आप कॉस्ट, इनको बोला है कि रिपोर्ट सबमिट करो कि ये 9 महीने तक कंटिन्यूअस महंगाई 7% से ऊपर रही। ठीक है, आपकी मौद्रिक नीति उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। आप बताइए कि क्या रीजन उसके पीछे रहा, उस हिसाब से फिर हम आगे का एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये लोग रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं क्योंकि 6% से ऊपर कंटिन्यूअस महंगाई रही है। फिलहाल अभी घटी है, जो आपकी लगभग 10% को टच कर गई थी। आरबीआई ने रेपो रेट को, ये सीआरआर 3% था, 3% कोविड में था, बढ़ा के 4.5% किया इसको हर चीज, जितने भी टूल हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हुए इसको डाउन करके महंगाई को 6.71% लाया गया है अभी। लेकिन फिर भी ये 6% को ब्रीच कर गई है, उससे ऊपर है, होना चाहिए 6 से नीचे है आपका। इसीलिए आरबीआई को भारत सरकार ने कॉस्ट नोटिस जारी किया है कि आप बताइए कि भाई रीजन क्या है, रिपोर्ट दीजिए इस पे कि महंगाई इस तरह से बढ़ी है। अब ये नहीं होता है कि इनके कितने पे ऐसा रहेगा कि एग्जैक्टली आके इसी के बीच में गिरेगा, वो तो बढ़ाते घटाते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, जितने पे आपका आ जाना चाहिए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है रत्नेश। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, ये 50 बेसिस पॉइंट लिखा हुआ है। कभी कभी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर को या 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को क्या किया, ऊपर किया। तो
100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1%। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो मतलब क्या होगा आपका? 0.5%। तो पर 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है। तो अब इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए यहां पे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। आंसर डी आ रहा है, फिर कुछ लोगों ने ए दिया आंसर। When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis point, मतलब घटा रही है कुल मिला के। Which of the following likely to happen? India's GDP growth rate increases drastically. जब कहीं पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जोड़ देना तो समझ लेना खतरा है। ड्रास्टिकली जोड़ दिया, ठीक है, इसलिए इस पे संदेह उत्पन्न हो जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। भारत की जीडीपी विकास दर में भारी समृद्धि होगी। ये भारी वर्ड एक्सट्रीम हो गया। विदेशी संस्थागत निवेश, इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं, तो इसको तो ऐसे भगा दो यहां से। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को काफी कम कर सकता है। डी तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। ये बैंकिंग सिस्टम में तरलता को कम करे। भाई अगर जो एसएलआर कम हो रहा है तो तरलता बढ़ेगा ना। तो सी भी कैंसिल हो आपका, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और डी भी कैंसिल हो गया। बी और डी तो एकदम कैंसिल है। ए और उस पे सी पे क्या होता है आपका? संदेह बनता है। मे बी ये आपका आंसर हो। तो फिर यहां पे देखिए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स। हां, जब किसी चीज के पास किसी चीज की सप्लाई किसी के पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार कार्यवाही या इसी को प्रचालन भी लिख देते हैं। हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूपीएससी उसके सिनोनिम्स भी लिखती है। अंग्रेजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में यही दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो कार्यवाही या प्रचालन भी हम इसको क्या कहते हैं? बोलते हैं। होता क्या है आपका, ये परिभाषा क्या होती है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय खुली बाजार कार्रवाई कार्यवाही कहलाता है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के द्वारा जो सरकारी प्रतिभूति बेची और खरीदी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? खुली बाजार कार्रवाई कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पे कहते हैं। आप यहां पे सुने होंगे, जब मैं एसएलआर पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बोला था कि बैंक चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, सरकारी प्रतिभूति में भी क्या कर सकते हैं? अपने एसएलआर वाले रिजर्व को यहां पे निवेश कर सकते हैं। तो चाहे बैंक हो चाहे आम आदमी हो, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति अब आप भी खरीद सकते हो, आम आदमी भी खरीद सकता है। आरबीआई ने रिसेंटली अभी आपको प्रॉपर तरीके से अलाउ कर दिया। पहले अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते थे, अब डायरेक्टली ही आम आदमी सरकारी प्रतिभूति में पैसा निवेश कर सकता है। मिनिमम 10,000 मैक्सिमम आपका लिमिट है, ठीक है। तो आम आदमी के लिए आपका मिनिमम 10,000 है। 10,000 आपके पास ऊपर रुपए है तो आप सरकारी प्रतिभूति में पैसा निवेश कर सकते हो। तो चाहे पब्लिक हो चाहे आपका बैंक हो, कोई भी हो, अगर जो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना चाहता है तो कब करेगा? जब आरबीआई खुली बाजार कार्रवाई करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, तभी लोग उसमें पैसा क्या करते हैं? निवेश करते हैं और आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं। अब सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, मैं पिछले लेक्चर्स में ये सारा कुछ आपको बता चुका हूं। पिछला लेक्चर आप इसको रेफर करेंगे, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूति में लोग क्या करते हैं? आपका निवेश करते हैं। तो यहां पे जो सेल एंड परचेज लिखा हुआ है आपका, क्रय और विक्रय, ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है क्रय एंड विक्रय, इन्हीं सरकारी प्रतिभूति की खरीद और फरोख्त, सेल एंड परचेज क्या कहलाती है? आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है। पहले आरबीआई अपनी प्रतिभूति को सेल करती है, बेचती है, ठीक है,
अब उसको बैंक वाले भी खरीदते हैं, आम आदमी भी खरीदता है। तो पहले बेचेगी और फिर वापस अपनी उस प्रतिभूति को खरीदती है। भाई सरकार की प्रतिभूति है, तो जब बेची तो लोगों से पैसा लिया आरबीआई ने, ठीक है, और फिर जब आरबीआई विथ इंटरेस्ट लोगों का पैसा वापस करती है तो अपना वो पेपर लोगों से ले लेती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, खुली बाजार कार्रवाई कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहते हैं आपका, बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक, खुली बाजार कार्रवाई इसी को कहा जाता है आपका, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस सेल एंड परचेज को क्या कहते हैं आपका, हम बोलते हैं, खरीद और बिक्री को क्या कहते हैं, बोलते हैं। यह आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार कार्रवाई आपकी क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में था आपका ट्रेड इन स्टॉक, ठीक है, स्टॉक में व्यापार। दूसरा ऑप्शन था ट्रेड इन गोल्ड, गोल्ड में व्यापार। तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रेड इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रतिभूति में क्या हुआ आपका, व्यापार, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपके थे, तो उसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका, मैंने ए बी और सी उसको अगर जो सीक्वेंस दिया है तो आप क्या आंसर दोगे यहां पे, बताओ। आंसर सी, ठीक है। मोस्टली लोगों का आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, ठीक है। जो प्रतिभूति में व्यापार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार कार्रवाई हम क्या कहते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका बोला जाता है। ये तो इस प्रोसेस को मैंने क्या किया आपको समझाया कि व्हाट इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका, खुली बाजार कार्रवाई आपकी क्या है। अब बात आती है इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। तो इसका फायदा होता क्या है, इट ऑल्सो कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बाई कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। यह भी महंगाई और समृद्धि को नियंत्रित करता है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए, मनी सप्लाई को नियंत्रित करते हुए ये आपका महंगाई और समृद्धि को क्या करता है आपका, नियंत्रित करता है। कैसे करता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लो कि बजट में निर्मला सीतारमण ने आपका एस्टिमेट किया था कि वैक्सीन के लिए इतना पैसा आपका जाना है, ठीक है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कितना पैसा हम फ्री वैक्सीन के लिए अलॉट कर रहे हैं। अब वैक्सीन की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, फिर से भाई बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग समझ रहे थे, तो निर्मला सीतारमण ने क्या किया आपका, अनाउंस किया कि इतना लगेगा आपका। बट ये है कि मान लो कि भाई बूस्टर डोज लग रहा है, अब बजट में जो अनाउंस किया उससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई इनको। अब उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की इनको जरूरत क्या हो गई, पड़ गई निर्मला सीतारमण को। अब उसमें क्या हो गया कि भाई अब टैक्स का भी कलेक्शन हुआ नहीं है। अब परेशान है निर्मला सीतारमण की भाई कैसे एक्स्ट्रा वैक्सीन बूस्टर डोज आपका लगाया जाए, हमारे पास पैसा है नहीं, टैक्स अभी आया नहीं आपका, ठीक है। अब 10,000 करोड़ रुपए कहां से लाया जाए। अब उसी समय मान लो कि शक्तिकांत दास हैं, वो भी टेंशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई हाथ से निकल रही, कैसे कंट्रोल करें। उनको ये लग रहा है कि यार सीआरआर एसएलआर बार बार हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो बड़े खतरनाक टूल होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर देते हैं, कुछ अंदाजा नहीं लग पाता है कहां तक ये जाएंगे। यार इनको डिस्टर्ब करना कठिन है। थोड़ी सी सरकार की प्रतिभूति अगर जो हमारे पास होती तो हम सरकार की प्रतिभूति बेच के कुछ पैसा मार्केट से खींच लेते, ले लेते। ये बैंक वाले लोन नहीं बांट पाते सब, और थोड़ा सा मनी सप्लाई कम होता, महंगाई कम होती। अभी वो सोच ही रहते, निर्मला सीतारमण का फोन आता है, कहती हैं कि यार कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, कुछ हो तो बताओ जुगाड़ उगाड़। तो उन्होंने बोला कि आपको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। बोले यार वैक्सीन लगवाना है, बूस्टर डोज है, अब पैसे है नहीं, कुछ 10,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब शक्तिकांत दास भी खुश हो गए, बोले कि यार हमें भी जरूरत थी सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी तो आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, सिक्योरिटी जब तक भारत सरकार देगी नहीं तब तक ये बेच नहीं पाएंगे सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। अब इनको भी भाई अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम 91 दिन की 91 डेज की सरकारी प्रतिभूति तुम हमें 10,000 करोड़ की छपवा के भिजवाओ, ठीक है। हम तुम्हारे लिए 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करते हैं। अब तुरंत आरबीआई की वेबसाइट पे इन्होंने पब्लिश करवाया शक्तिकांत दास ने, ठीक है, कि 91 दिन की सिक्योरिटी सरकार की इस डेट को बिकेगी। जिन महानुभाव को खरीदना है, ठीक है, वो पैसे लेके आए और सिक्योरिटी को लेकर के जाए। एक्चुअली ये सब कुछ ऑनलाइन ई कुबर जो पोर्टल है उसके थ्रू आपका होता है। मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिनको सिक्योरिटी खरीदना है, ठीक है, वो पैसे लेके आए और सिक्योरिटी को लेके जाए। आरबीआई की वेबसाइट पे लहराना शुरू हो गया, ठीक है। बैंक वाले भी पढ़े, सोचे बढ़िया है, चलो सरकारी प्रतिभूति में पैसे को निवेश करते हैं, वहां से बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। एक तो इन सबों को लोन दो, ठीक है, पैसा लेके भाग भी जाते हैं सब, और फिर इनके पीछे पीछे घूमते रहो।
सीबीआई वालों को भी साथ में घुमाते रहो, इनको हर नाके पे चाय समोसा चाहिए, बड़ा खर्चा हो जाता है। बढ़िया है कि सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर देंगे, पैसा एक मुश्त एक टाइम से क्या होगा आ जाएगा, वहां तो पैसा डूबने के आपके चांसेस है नहीं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, आपका तैयारी करने लगे बैंक वाले। जिस दिन भारत सरकार की सरकारी प्रतिभूति बिकी, ठीक है, उस दिन अपना बैंक वाले पूरा लेके पैसा पहुंचे, ठीक है, और आरबीआई को पैसे दिए और आरबीआई से उसकी प्रतिभूति क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। 10,000 करोड़ रुपया बैंक का उठा और कहां चला गया, आरबीआई के पास चला गया। आरबीआई ने भारत सरकार को पैसा दिया, भारत सरकार ने धीरे धीरे करके उसको अपने हिसाब से खर्च कर लिया। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा है नहीं। ठीक, अब मान लो कि बैंक के पास पैसा है नहीं, अब इसी बीच में ये बीड़ी की फैक्ट्री वाला जाता है बैंक के पास लोन मांगने, बोलता है कि यार लोन दे दो। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा है नहीं, उसने सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दिया जो पब्लिक का पैसा था। ठीक है, अब ये क्या करें, बहाना बनाएंगे सब। अब नॉर्मल इनका बहाना क्या होता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है, अभी ऑडिटिंग का टाइम चल रहा है, बाद में आना। अब इनके पास पैसा नहीं है तो ये लोन देंगे नहीं, बोलेंगे 1-2 महीने बाद आना। ठीक है, अभी कुछ काम चल रहा है, अब इसको लोन मिलेगा नहीं। लोन नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, निवेश कम होगा तो लोगों का रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम होगी, मांग कम होगी और महंगाई तुरंत क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। इस तरीके से ये आरबीआई ने किया कि आपका जैसे प्रतिभूति को बेचा, मार्केट से पैसा बैंकिंग सिस्टम का उठा और कहां चला गया, आरबीआई के पास चला गया। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा नहीं, लोन नहीं बांटेंगे, मुद्रा आपूर्ति कम होगी, ठीक है, रोजगार कम होगा, लोगों की आय कम होगी, मांग कम होगी, महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई को कंट्रोल कर लिया इन्होंने। अब 60-70 दिन बीतता है, मान लो उधर से निर्मला सीतारमण फोन करती है, यार मेरा टैक्स का पैसा आ गया, ऐसा करो कि तुम ये लेकर के जाओ अपना पैसा विथ इंटरेस्ट और मेरी प्रतिभूति मुझे वापस करो। बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि 91 दिन की प्रतिभूति थी, जब 91 दिन हो जाएगा तब उससे पहले पैसा मुझे भिजवाना, हम तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हें वापस करवा देंगे। जैसे 91 दिन होने वाला होता है भारत सरकार की तरफ से, उधर से आपका क्या होता है कि 10,000 करोड़ रुपए जो मूलधन है वो, मान लो कि सरकार ने 10% इंटरेस्ट कमिट किया हुआ है तो 1,000 करोड़ क्या हो गया आपका, सॉरी उस पर क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो उधर से आपका टोटल 11,000 करोड़ रुपए क्या हो गए, वहां से आ गए। ठीक, अब वहां से पैसा आपका आता है, तुरंत शक्तिकांत दास वेबसाइट पे फिर से लिखवाते हैं कि जिन महानुभाव ने इस डेट को 91 दिन की सिक्योरिटी खरीदी थी, प्लीज आप सिक्योरिटी को लेकर के आइए और अपना पैसा विथ इंटरेस्ट लेकर के जाइए। वैसे शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी डिस्काउंट की जाती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल ब्याज दर वाला क्या कर लिया, एग्जाम्पल यहां पे ले लिया। ठीक है, अब यहां पे बैंक वाले अपना भाई जिस दिन पहले तो आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेचा था, अब वापस खरीद रही है उसी प्रतिभूति को, तो 92 डेज बैंक वाले अपना क्या करेंगे, नहा वहा के वहां पे पहुंचे। ठीक है, आरबीआई से अपनी प्रतिभूति, आरबीआई को उसकी प्रतिभूति वापस किया और अपना पैसा बैंक वाले विथ इंटरेस्ट वहां से क्या किए, लेकर के आए। अब जब बैंक वाले विथ इंटरेस्ट पैसा लेकर के आएंगे, मार्केट से 10,000 करोड़ गया था, अभी 11,000 करोड़ मार्केट में पैसा फ्लश कर रहा है। अब जब ब्याज सहित लेके आएंगे तो अपना फोन लगाए इस बीड़ी वाले को, बोले कि भाई तुम आए थे 2 महीना पहले, तुम्हें लोन चाहिए था, तो कहा हाँ सर हमें लोन चाहिए था, 25-30 लाख रुपए तक का चाहिए था। बोले 25-30 लाख क्या करोगे, ले जाओ 50 लाख रुपए, खूब निवेश करो, खूब प्रॉफिट क्या करो, कमाओ। ठीक है, अब ये लोन क्या करेंगे, आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि उधर से ब्याज सहित लेके आए हैं, लोन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, महंगाई तुरंत क्या हो जाएगी, अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। इस तरीके से आरबीआई प्रतिभूति को बेच के और खरीद के क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये हम लोग अपनी भाषा में पढ़े हैं। वैसे टेक्निकली क्या होता है, ई कुबेर जो पोर्टल है आपका, वहां से सिक्योरिटी को ऑनलाइन ही बेचा और खरीदा जाता है। इसके अलावा अभी आरडीजी जो वेबसाइट है आपका, ठीक है, डिजिटल जो आपका ऑनलाइन अभी वेबसाइट आरबीआई ने गिल्ट अकाउंट ओपन करने के लिए खोला है, वहां से भी अब प्रतिभूति आपकी बेची जा रही है, आम आदमी भी वहां पे निवेश कर सकता है आपका, जिसको आरडीजी का वेबसाइट आपका बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सरकारी प्रतिभूति को बेचने और खरीदने का प्रोसेस, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका बोला जाता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत अभी तक, सीआरआर एसएलआर से कम होता है, लेकिन महंगाई पर दोनों का फर्क अलग अलग नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? देखो, बात होती है परसेंटेज की होती है। ठीक है, परसेंटेज देखो ना, एनडीटीएल जो जमा है, मान लो
कि पूरी अर्थव्यवस्था में पब्लिक ने बैंक के पास 1,000 रुपया जमा किया है, मतलब सारे बैंकों का मिला के 1,000 जमा किया है, तो अगर जो सीआरआर भी 1% डाउन करोगे, 4% से 3% करोगे, तो इसी का 1% डाउन होगा, 100 रुपया आपका। ठीक है, और एसएलआर भी अगर जो भले ही 19% है या 18% है आपका, इसको भी डाउन करोगे तो 1% करोगे, तो इसी का जो ये डिपॉजिट है, जो पब्लिक का पैसा बैंक के पास जमा है, इसी का आपका 1% होगा ना, तो अमाउंट तो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा आपका, सेम आएगा, तो सेम प्रभाव डालेंगे। हाँ, मैंने ये बोला था कि सीआरआर का एक और प्रभाव होता है, ठीक है, वो मनी मल्टीप्लायर में आपका आता है, तो वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा उसका प्रभाव क्या होता है, अगर जो एक क्वेश्चन आपकी स्टेट पीसीएस का है, काफी पहले मेरे सामने वो क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और यूपीएससी ने 2000 से पहले उस पर क्वेश्चन फ्रेम किया था आपका, और उसके बाद में किसी स्टेट पीसीएस का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से सबसे डेंजर टूल कौन है आपकी मौद्रिक नीति का, तो उसमें सीआरआर था ऑप्शन, एसएलआर था, रेपो रेट था, बैंक रेट था। तो सबसे खतरनाक टूल मॉनेटरी पॉलिसी का सीआरआर होता है, क्योंकि उसका जो पहला प्रभाव है वो अभी मैंने आपको बताया, वो सबके बराबर है, लेकिन उसका जो दूसरा प्रभाव होता है ना, उन सबसे डोमिनेट कर जाता है वो। और दूसरा प्रभाव मुद्रा गुणक सिद्धांत में मैं पढ़ाऊंगा, मनी मल्टीप्लायर थियरी में वो आएगा, जस्ट 1-2 लेक्चर बाद मनी मल्टीप्लायर थियरी हम इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, और आप अपने आप को मानसिक रूप से पूरा तैयार रखिएगा उस दिन, क्योंकि वो बड़ा टफ कंसेप्ट है आपका। ठीक है, तो वहां पे आपका दिमाग ज्यादा खर्च होगा, और पिछले सारे लेक्चर रिवाइज करके आइएगा, मतलब पिछला कम से कम एटलीस्ट 5-6 लेक्चर, तब वो मनी मल्टीप्लायर समझ में आएगा। उससे क्वेश्चन आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार बने हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, तरलता को कम करने का तरीका है, बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो तरलता बढ़ गई। तरलता अगर जो बोला जाए, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में आपसे बोला जाए कि तरलता बढ़ गई, तो इसका मतलब बताइए, तो आप कहोगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास या बैंकिंग व्यवस्था के पास पैसे ज्यादा हो गए, कैश ज्यादा हो गया, तो हम बोल रहे हैं तरलता बढ़ गई है। अगर जो पूछा जाए आपसे कि तरलता कम हो गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो क्या बोलोगे कि मार्केट में रुपए की कमी हो गई है। ठीक है, पैसे कम हो गए मार्केट में, तरलता कम हो गई, तो तरलता का मतलब रुपया होता है यहां पे इकोनॉमी में, कैश होता है, नगद। अब आगे का जो टूल है ये है आपका पॉलिसी रेट, नीति दर। और नीति दर बेसिकली रेपो रेट को ही नीति दर बोला जाता है। चूंकि मुझे आपको एक चीज याद भी करवानी है यहां पे, तो इसलिए मैंने पॉलिसी रेट के नीचे ये सारा कुछ आपका लिख दिया है। बेसिकली पॉलिसी रेट रेपो रेट ही होता है, बाकी लोग इसी से क्या होते हैं, आपके लिंक होते हैं। ठीक है, नीति दर, अब इस पे हम चर्चा अपना करेंगे। एसएलआर का प्रयोग ज्यादा होता है, सीआरआर का बहुत रेयरली होता है, 4 साल 5 साल में। इधर कोविड में ज्यादा सीआरआर का यूज हो गया, अदरवाइज 4 साल 5 साल 6-6 साल तक आपका क्या होता है, इन पे हाथ नहीं डालती है आरबीआई। समझ लो कि 2014 के बाद सीधे कोविड में आरबीआई ने हाथ डाला था सीआरआर पे, अदरवाइज ऐसे नहीं करती है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि रेपो रेट आज खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, इमरजेंसी में यूज होता है सीआरआर, मैंने बोला ना वो बहुत खतरनाक टूल है। जब मुद्रा गुणक पढ़ोगे तब और समझ में आ जाएगा कि इसकी खतरनाक ये कहां तक है आपका। ठीक है, तो हम लोग अब आगे रेपो रेट के बारे में देखेंगे।